किसी कंपनी ने अच्छा रिजल्ट दे दिया और उसकी आपको उम्मीद नहीं है कि ये इस चीज़ से भाग भी सकता है, वो आपको 5 से 10 रुपये भाग कर दिखा देगा। और जिस कंपनी से आपकी उम्मीद है कि भैया इसका रिजल्ट आएगा तो बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा, वो कंपनी गिर के दिखा देती है। फिर 11 रुपये, फिर इस तरीके से आपको तेजी संकेत दिखा दिया और 75 तक शेयर पहुंच गया। अब उससे भी अच्छा अगर मैं आपको बताऊं तो एनएचपीसी ने रिजल्ट दिया है, तो ये तो नहीं भागा। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे एनएचपीसी के बारे में। देखो सर, इसका क्वार्टर 1 भी आ गया और क्वार्टर 1 में कंपनी ने क्वार्टर दर क्वार्टर, साल दर साल अपनी सेल को बहुत ज़्यादा बढ़ाया। उसके बावजूद भी कंपनी के अंदर वो सुनहरे अवसर देखने को नहीं मिले। आज एनएचपीसी के बारे में फिर से कुछ रूपरेखा समझेंगे, उसके बारे में हम आगे विस्तार से बताएंगे। दूसरी बात करेंगे, ओला इलेक्ट्रिक के अंदर एकदम झटके से न्यूज आ गई और एक न्यूज ने उसके पासे पलट दिए और उसने एक कंपनी के साथ, एक्सिस एनर्जी के साथ एक लॉन्ग टर्म का उसने 20 गीगावाट यानी 20,000 मेगावाट की बैटरी स्टोरेज क्षमता के लिए हस्ताक्षर किए। और 15 अगस्त 2026 को ओला क्या लॉन्च करने जा रहा है उसके बारे में भी चीज़ें आज समझेंगे। HFCL और स्टारलाइट एक कंपनी जो ऑप्टिकल फाइबर और उपकरणों के ऊपर, चाहे वो किसी भी प्रकार के उपकरण जैसे कि टेलीकॉम से संबंधित हो और डिफेंस से संबंधित, तो HFCL करता ही है। दोनों कंपनी के अंदर आज बढ़त देखने को आपको मिली और वो किस न्यूज़ से कि यूएस ने कुछ चीनी कंपनी के जो उपकरण आते हैं उसमें बैन लगाने की सोच रहा है। डेटा सेंटर के अंदर उनके कुछ उपकरण लगते हैं, सोचो, और उसको बैन करने की चीज़ें हो रही हैं क्योंकि भैया सुरक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वजह से HFCL स्टारलाइट में बड़ी तेज़ी देखने को मिल गई। अब ये कितने समझदार कौन से लोग हैं जो इस न्यूज़ से ही इसके अंदर तेज़ी लाकर दिखा दिए। सोचो कि कोई देश किसी चीज़ पर प्रतिबंध लगाने की सोच रहा है, वही कंपनी हमारे अंदर वही काम करती हैं और उनको ये चीज़ दिख गई कि अगर ये हो गया तो इन दो कंपनियों में बाहर आ जाएंगी और आज ही तेज़ी आ गई। क्या उन्होंने स्टेक ले लिया इसके अंदर इतनी सी बात पर? देखो सर, इसको आगे समझाऊंगा। थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ और बताऊं। न्यूज बेस शेयर भागना आपको बार बार दिख जाएगा। किसी कंपनी ने अच्छा रिजल्ट दे दिया और उसकी आपको उम्मीद नहीं है कि ये इस चीज़ से भाग भी सकता है, वो आपको 5 से 10 रुपये भाग कर दिखा देगा। और जिस कंपनी से आपकी उम्मीद है कि भैया इसका रिजल्ट आएगा तो बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा, वो कंपनी गिर के दिखा देती है। क्या हो रहा है कि यहाँ रिजल्ट बेस जो भी चीज़ें होंगी, न्यूज़ बेस जो भी चीज़ें होंगी, वो आपके और मेरे बस में नहीं है। उसमें कब ऑपरेटर क्या चीज़ कर दे ये उनके हाथ में है। छोटी सी चीज़ ये समझो, देखना अगर आप अच्छी वैल्यूएबल कंपनियाँ अच्छा काम कर रही है, अच्छा प्रॉफिट दे रही है, उसके बावजूद भी शेयर गिरावट की ओर है। दो चीज़ आज मेरी समझ के जाना आप, कौन सी, ये हमेशा आपको समझनी है। न्यूज बेस कोई भी चीज़ भागना वो एक जगह टिकेगी नहीं, कभी ना कभी नीचे आएगी। और जिसकी कोई वैल्यू बन जाए कंपनी की, भले ही वो गिर रही हो, तो सर एक कंपनी की किसी चीज़ में वैल्यू बढ़ती जा रही है और उसका प्राइस नीचे आता जा रहा है, तो समझना उसकी वैल्यू जब कामयाब होगी, जब उसका शेयर आपको बुलंदी पर मिलेगा, ये आप सोच रहे हैं। पर जब वो अपने अंदर वैल्यू ऐड करती जा रही है, वो तब ही अच्छी है, चाहे वो गिरावट में हो। समझ लेना कि न्यूज बेस कुछ भाग रहा है वो टिकेगा नहीं। और अगर किसी चीज़ में वैल्यू ऐड हो रही है, किसी कंपनी में वैल्यू ऐड हो रही है, अपने अच्छी काम कर रही है वो, और वो गिर रहा है, तो भैया वो गिरने के बाद भी अच्छा है, क्योंकि वो कभी ना कभी, मैं आपको बता दूं, ऐसी कंपनियां रुक जाती हैं साल भर, 2 साल, 5 साल, कुछ नहीं होता उसके अंदर।
लेकिन उसके अंदर एक वैल्यू ऐड हो रही है, वो वैल्यू कहीं ना कहीं कभी ना कभी रंग ज़रूर लाएगी। तो आपको धैर्यता और उस वैल्यू की दृष्टि आपके नज़रों में खरी होनी चाहिए, ना कि वो कि इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया और ये करने जा रहा है, उससे तेज़ी आ गई। ये तो धोखे हैं। ये मैं आपको फिर बता कर चल रहा हूँ, समझ रहे? इतनी बात समझ ना, वैल्यू पर दिमाग लगाइए, चाहे शेयर बढ़े या ना बढ़े, वैल्यू हमेशा सक्सेस होती है, ये आप समझ कर चले। चीनी डेटा सेंटर डिवाइस पर यूएस बैन की खबरों से स्टारलाइट टेक और एचएफसीएल में 5% की बढ़त। देखो डेटा सेंटर के अंदर काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिकल फाइबर लगता है, दोनों कंपनी वही वर्क कर रही हैं। विश्लेषक या कोई बड़े निवेशकों ने ये सोच लिया कि ये अगर बैन हो जाएगा तो बड़ी तेज़ी के संकेत हमारी कंपनी से आएंगे, तो वो उन्होंने पहले अपनी होल्डिंग ले ली, इस वजह से ये तेज़ी आ गई। तो ये कैसी चीज़ है कि कोई कंपनी देश चीज़ को बंद कर रही है और उससे हम अपनी तेज़ी देख रहे हैं? तो ये तो न्यूज़ बेस हो गई ये चीज़ें, है ना? तो ये कोई वैल्यूबल चीज़ नहीं है। हाँ, आपको समझना है कि एचएफसीएल जो है बाहर के देश में अपने ऑप्टिकल की रणनीति अच्छी बना रहा है, और अगर ये न्यूज़ का इफ़ेक्ट पड़ना है तो वो फिर फ्यूचर में ही पड़ेगा। आज तो फिर तेज़ी लाई जाती है, वो आप खुद समझ कर चले। रॉयटर्स के एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन चीनी डेटा सेंटर कंपोनेंट्स के नए मॉडल्स के यूएस इंपोर्ट पर बैन लगाने का ड्राफ्ट बना रहा है। इस मामले से जुड़े 4 लोगों ने ये जानकारी दे दी। इस कदम का मकसद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तेज़ ग्रोथ को सपोर्ट करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाना है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन एफसीसी, जो यूएस टेलीकॉम इंडस्ट्री को देखता है, नए चीनी ऑप्टिकल ट्रांसवीयर के इंपोर्ट पर रोक लगाने के लिए एक उपाय पर काम कर रहा है। ये कंपोनेंट डेटा सेंटर के अंदर फाइबर ऑप्टिकल केबल पर लाइट की स्पीड से डेटा को ट्रेवल करने में मदद करता है। तो ये आप समझ के चले। एचएफसीएल ने कहा कि इस फैसले को ऑप्टिकल फाइबर केबल ओएफएस और ऑप्टिकल कनेक्टिविटी प्रोडक्ट्स के लिए उसकी मजबूत ऑर्डर बुक और बिजनेस के मौक़ों की मजबूत पाइपलाइन और लंबे समय में ग्लोबल डिमांड के अच्छे आउटलुक का सपोर्ट मिला है। तो यानी कि पहले ही एचएफसी इस तरीके की चीज़ें कर रहा है, और विश्लेषक 4 लोग सोच रहे हैं कि ये जो चीज़ें होगी इससे बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। भैया होगा, जब चीन से अमेरिका ये चीज़ें बंद कर देगा, उसका अमेरिका को ज़रूरत है, और जब अमेरिका को ज़रूरत है तो वो कोई देश से इसको लेने की सोचेगा। बस ये ख्याल से इस तरीके की तेज़ी है जो मेरे हिसाब से सिर्फ शॉर्ट टर्म है। और अगर आपको इसको समझना है बहुत अच्छा फ्यूचर, तो एचएफसीएल के पास पहले ही इतनी अच्छी खासी ऑर्डर बुक है, फ्यूचर तो एचएफसीएल दिखा ही रहा है। तो इस न्यूज़ का कोई मकसद मुझे लगता नहीं, क्योंकि तेज़ी लानी, मैं आपको पहले कह रहा हूँ, ऑप्टिकल फाइबर के में तो वर्क कर ही रही है, और तेज़ी तो कभी भी किसी कारण से आ सकती है ना? तो मैं एचएफसीएल और स्टारलाइट को बेकार नहीं बता रहा हूँ, मैं तो पहले ही इन दोनों कंपनी का विश्लेषण आपके सामने कर, तो न्यूज़ के द्वारा आपको चीज़ें बताई है। देखो सर, एक न्यूज़ ने ओला के अंदर आज तेज़ी ला दी, इस चीज़ को आज पूरा समझेंगे। एक्सिस एनर्जी के साथ समझौते के बाद ओला इलेक्ट्रिक 11% बढ़ा, मार्च के निचले स्तर से 91% तक के अब तक ओला बढ़ चुका है। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयर बुधवार को इंट्राडे में 11% बढ़ गए, जब कंपनी ने 20 गीगावाट बैटरी स्टोरेज सिस्टम के लिए एक्सिस एनर्जी के साथ पार्टनरशिप की घोषणा की है। 20 गीगावाट यानी कि 20,000 मेगावाट, यानी कि जो चीज़ स्टोर हो रही है, जैसे कि सोलर पवन से बिजली जो बन रही है, उसे स्टोरेज करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बैटरियाँ लगती है। उसके अंदर जो क्षमता बताई जा रही है 20 गीगावाट, यानी कि समय पड़ने पर ये 20,000 मेगावाट की जो बिजली स्टोरेज हुई है वो वापस ग्रिड में देकर बिजली की सुनिश्चिति को सही कर सके, यानी कि लगातार बिजली जो आ रही है, फिर उसके बाद जैसे कट लगा यहाँ से बिजली वापस। तो ये क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, जिसके अंदर अब ओला भी एक दिशा के साथ आगे बढ़ रहा है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जो ओला का आज की तेज़ी नहीं, कल का फ्यूचर दिखा रही है। क्योंकि बैटरी के ऊपर ओला पहले ही वर्क कर रहा है, और अब BESS यानी कि बैटरी स्टोरेज, PESS यानी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो देश की एक बड़ी कंपनी, भारत की एक बड़ी कंपनी जो अभी
लिस्ट नहीं है, पर इसके पास काफ़ी ज़्यादा पाइपलाइन है इस तरीके के कार्य के लिए जो एक्सिस एनर्जी है। तो मील का पत्थर ये है, कंपनी बता रही है इसको, और ये बहुत बड़ा जिम्मा जो है दोनों कंपनी ने उठाया है। तो ये आप समझ लें कि बैटरी स्टोरेज सिस्टम जो चीज़ है बेहतरीन है, आगे जाकर इसे अच्छा काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनी ये काम कर रही हैं, ओला नहीं कर रहा। ओला तो पहली बार इस कदम के लिए बढ़ रहा है, तो ये आप समझकर चल सकते हैं। एक एक्सिंग फाइलिंग में ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने कहा कि उसने एक्सिस एनर्जी के साथ एक समझौते के लिए हस्ताक्षर कर लिए हैं, जिसमें 2032 तक 2032 तक का खाका है, जिसमें 20 गीगावाट तक के बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के समाज के लिए वर्क होगा। तो ये चीज़ें आप समझ सकते हैं। ये एमओयू ओला महाशक्ति के लिए पहली बड़ी लेवल की पार्टनरशिप है। ओला महाशक्ति को, सर ओला महाशक्ति एक लॉन्च कर रहा है 15 अगस्त 2026 को, उससे पहले ये पार्टनरशिप हो गई और इसी चीज़ के लिए कर रहा है ये वर्क। तो ये बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। इंडस्ट्री और यूटिलिटी स्केल एप्लीकेशन के लिए ओला का आने वाला एनर्जी स्टोरेज प्लेटफॉर्म है, जिसमें 15 अगस्त को लॉन्च किया जाना है। ओला इलेक्ट्रिक के चेयरमैन और एमडी भावेश अग्रवाल ने कहा कि एक्सिस एनर्जी हमारे पहला बड़े लेवल का पार्टनर है और महाशक्ति के, और ये एमओयू लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बनाने में हमारी रफ्तार को और मजबूत करेगा। तो ओला अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साथ तो बढ़ ही रहा है, बल्कि ये जो बैटरी स्टोरेज का इसका सिस्टम है, मैं आपको पहले बता गया हूँ, ये एक बड़ा इसकी बेस्ट कंपनी कर रही है। देखो अगर मैं बात करूं तो एक्सिस एनर्जी कौन सी कंपनी है, ये भारत की निजी प्राइवेट रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी, इसका मुख्यालय हैदराबाद में है, हैदराबाद तेलंगाना में। ये सोलर विंड हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना और बड़े ऊर्जा भंडार एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट विकसित करती है। तो ये आप समझकर चल सकते हैं। ओला 15 अगस्त को करने क्या जा रहा है, सबसे पहले आप ये भी समझ लो। ओला महाशक्ति एक लॉन्च होने वाला है जो 15 अगस्त 2026 को लॉन्च किया जाना है। ये जानकारी ओला इलेक्ट्रिक ने अपने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में भी दे रखी है, ये आप समझकर चलना। इससे क्या क्या काम करेगा देखो सर, सबसे पहले BESS यानी बैटरी एनर्जी स्टोर सिस्टम जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें काम करेगा। व्यवसायिक के लिए बैटरी का सिस्टम करेगा और औद्योगिक इंडस्ट्री एरिया के लिए भी ये चीज़ें करेगा। तो ये कहीं ना कहीं इसके साथ जो ये 2032 तक की इसकी 20 गीगावाट की चीज़ें हुई हैं, तो ये एक बेनिफिट की तरह देखी जा रही है। तो ये न्यूज़ है जहां ओला को फ्यूचर में एक अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए इस न्यूज़ से हमें दिख रहा है। आज और कल की नीति हमें देखने को नहीं मिल रही, मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पर ओला एक फ्यूचर के हिसाब से मजबूत स्थितियों में दिख रहा है। देखो सर, कल आया NHPC का रिजल्ट, और NHPC का रिजल्ट कुछ छोटा बेकार नहीं आया, बहुत बेहतरीन आया। मैंने आपको क्या कहा था कि जैसे अभी आया आपके सामने मोरपैन का रिजल्ट, उस रिजल्ट में तो कंपनी ने 5 रुपये, फिर 11 रुपये, फिर इस तरीके से आपको तेजी संकेत दिखा दिया और 75 तक शेयर पहुंच गया। अब उससे भी अच्छा अगर मैं आपको बताऊं तो NHPC ने रिजल्ट दिया है, तो ये तो नहीं भागा। अगर हर रिजल्ट अच्छा आना शेयर को भगाना है तो फिर दूसरा शेयर क्यों नहीं भागता? यानी कि यहाँ भी कहानी है, यहाँ भी कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझ में नहीं आ रही है। हमें समझना ये है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, वैल्यू पर। आज अगर आपको कोई कंपनी अच्छी दिख गई और वो गिर रही है, तो अगर उसके काम, उसकी वैल्यू बढ़ रही है तो वो हमेशा अच्छी है आपके लिए, मैं आपको बता दूँ। बुधवार को NHPC के शेयर 2% से ज़्यादा गिरकर 78.80 पर आ गए, ये आप समझ कर चलें। कंपनी का अगर मार्केट कैप देखें 78,653 करोड़ का है। 78 रुपये कंपनी का शेयर चल रहा है। 89 का कंपनी का हाई था, 68 रुपये कंपनी का लो था। कंपनी डिविडेंड भी देती है। जून 2025 में अगर हम देखें 3,214 करोड़ की कंपनी ने सेल की थी, 1,131 करोड़ कंपनी ने प्रॉफिट किया था। अब इसी सेल को कंपनी ने 3200 करोड़ से 3800 करोड़ कर दी, और लगातार 3300 करोड़, 2200 करोड़, 2800 करोड़, 3800 करोड़, यानी कि साल दर साल और क्वार्टर दर क्वार्टर कंपनी की सेल 3800 करोड़ हुई है, बड़ी है। तो ये तो उसमें तो तेजी नहीं आई, भले ही अपने साथ वैल्यू ऐड कर रही हो। और 1178 करोड़ कंपनी ने प्रॉफिट भी किया है, जो सेल और प्रॉफिट दोनों कंपनी के अंदर अच्छे संकेत मिले हैं। उसके बावजूद भी कंपनी के अंदर कुछ देखने को नहीं मिला। देखो सर, जून 2026 में कंपनी के अंदर 61.39% के प्रमोटर थे, जो इससे पहले 67.40% के प्रमोटर थे। इसके अंदर OFS आया था जो 71 रुपये के रेट पर आया था। उस वक्त शेयर 77 रुपये करीब चला था, यानी कि करीब करीब छूट पर ये चीज़ें की गई थी। तो OFS में कंपनी मतलब प्रमोटर ने 6% की हिस्सेदारी निकाली थी,
और देखने को ये मिला कि ये हिस्सेदारी एफआईज और डीआईज के पास गई। जैसे कि एफआईज देखो सर 10% से 12% हो गए, डीआईज अगर हम देखें तो 11% से 14.54% हो गए। तो यहाँ आप समझ कर चले। और इसी के साथ अगर मैं जून 2026 में अगर आपको बताऊं तो यहाँ पर एलआईसी ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया। दूसरा एसबीआई निफ्टी मिड कैप जो ETF है उसने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया, जो एकदम से आई 2.84%। तो यानी कि ये बड़े बड़े जो डीआईज हैं उन्होंने अपनी होल्डिंग को इसके अंदर 71 के हिसाब से बढ़ाया। तो यानी कि कुछ वैल्यू होगी इसके अंदर, तभी ये डीआईज इंडिया के बढ़ रहे हैं। और अगर हम पब्लिक देखें, पब्लिक कंपनी के अंदर कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ी, 10.64% है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम देखें तो कंपनी का दिख रहा है हमें बेस्ट। तो ये भी आप समझ कर चल सकते हैं। तो 71 रुपये में कंपनी का क्या आया था, OFS आया था। और अब कंपनी का जो शेयर चल रहा है वो आप देख ही सकते हैं 78 रुपये करीब चल रहा है। तो कंपनी के अंदर से इसके अंदर भी हिस्सेदारी बेची गई थी। तो ये आप समझ कर चल सकते हैं। दूसरा अगर मैं आपको बताऊं कि अगर कंपनी की हम 1 जून 2026 तक के इसकी पूरी स्थापित क्षमता देखें तो 9332 मेगावाट की है, 9332 मेगावाट की है, जो काफ़ी ज़्यादा होती है। देखो सर, जिसमें जल विद्युत में अगर हम देखें तो 8771 मेगावाट की है। सौर ऊर्जा अगर हम देखें तो 511, सौर ऊर्जा में भी कंपनी वर्क करती है, मेगावाट की है। और पवन ऊर्जा में कंपनी 50 मेगावाट की अपनी क्षमता रखती है। और जॉइंट वेंचर जो कंपनी से जॉइंट वेंचर किया है तो कंपनी 1681 मेगावाट की भी क्षमता रखती है। तो टोटल कंपनी की क्षमता 9332.90 मेगावाट की हो गई है। और इसके अलावा अगर आप इसकी स्थितियाँ देखें तो इतनी ही कंपनी की जो और जॉइंट वेंचर के साथ अपनी क्षमता चल रही है, तो 9204 मेगावाट की नई परियोजना भी कंपनी की चल रही है। तो अगर दोनों पूरी हो जाए तो कितनी हो जाएगी, 18,000 मेगावाट तक की हो जाएगी। तो ये आप समझ कर चलें। तो 18 गीगावाट तक की क्षमता पर वर्क कौन कर रहा है, NHPC कर रहा है। जिनमें से अगर देखें तो सुमनश्री 2000 मेगावाट के, दिबांग 2880 मेगावाट के, किरू अभी मैंने आपको बताया था जहाँ कंक्रीट का काम बहुत पूरा कर लिया 624 मेगावाट की, एक 850 मेगावाट और एक 1000 मेगावाट की है। इस तरीके की चीज़ें जो है NHPC के साथ। मुझे NHPC की वीडियो बनाने का माध्यम क्या था, क्योंकि मेरे प्यारे सब्सक्राइबर ने कहा कि इतना बेकार रिजल्ट आया, क्या शेयर गिर गया। देखो रिजल्ट तो बेकार नहीं है, फंडामेंटल भी सही है, आगे नवकरणीय ऊर्जा में जो वर्क हो रहा वो भी सही है, जल विद्युत में क्षमता सबसे बड़ी है इसकी, देश की सबसे बड़ी जल विद्युत की कंपनी है, फिर भी नहीं भागा ना। तो मैंने आपको क्या कहा कि रिजल्ट पर कुछ शेयर भागते कुछ नहीं भागते, वो रणनीतियों के हिसाब से होता है। इसके अंदर OFS में अच्छी कंपनियों ने भाग लिया है। दूसरा फ्यूचर रिन्यूएबल एनर्जी का ही है। तीसरा आपको ये चीज़ समझकर चलनी है, कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा निर्माणाधीन क्षमताएं हैं जो बाद में इसके साथ ही जुड़ जाएंगी, वो भी आपको देखना है। तो कंपनी हर मोड़ पर अपने साथ क्या कर रही है, एक वैल्यू जोड़ रही है। क्या नहीं हो रहा है, कंपनी का शेयर बढ़ नहीं रहा है। और मैंने आपको शुरुआत में कहा है कि एक तो न्यूज़ बेस्ड शेयर भागना और एक वैल्यू रखकर भी गिरना, उन दोनों का अंतर आपको आना चाहिए। आज की वीडियो आपको कैसे लगी अगर मुझे जरूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखें। चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।